पिछले 10 सालों से गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी आज हमारे साथ हैं। आज बात करेंगे कुछ मुद्दों पर, चुनावी बातों पर। तो बात करते हैं। कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं, जैसा कि रोज़गार की बात सबसे पहले आती है। और नोएडा जो है वो रोज़गार के लिए ही बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, लेकिन जैसे नोएडा का विस्तार हो रहा है, तो क्या रोज़गार का किस तरह से विस्तार हम। देखिए, ये समस्या और जगह की हो सकती है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर नोएडा में देश यानी विश्व के लोग भी यहाँ रोज़गार अपने इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रीज़ के लिए आते हैं। बल्कि हमारी सरकार आने के बाद जहाँ लोग रहने से डरते थे, कानून व्यवस्था की व्यवस्था इतनी कमज़ोर थी, अब लोग निवेश करने लगे हैं। और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि मेरे देश का युवा नौकरी माँगने वालों की लाइन में ना लगकर नौकरी दे, मुद्रा लोन के माध्यम से, अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से आज यहाँ लाखों लोगों को, मैं समझता हूँ देश भर के लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। और बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन यहाँ स्थिति संतोषजनक है। जैसे अभी हम हमारे यहाँ पर अप्रैल हब कहा जाता है नोएडा को, एक्सपोर्ट हाउसेज़ हैं, तमाम लोग हैं। तो क्या कुछ और ऐसे सेक्टर्स में नौकरियाँ डेवलप होगी है जिसको हम नोएडा में निवेश करके लोग उस तरफ आगे बढ़ें? देखिए, अप्रैल हब होना ठीक है कि यहाँ अप्रैल का काम बहुत बड़ा है, लेकिन बाकी काम भी कम नहीं है। अन्य उद्योग भी हैं। अप्रैल का योगदान मात्र पूरे, अगर हम इंडस्ट्रीज़ की मात्र देखें तो बाकी 96% तो अन्य उद्योग हैं, जिनके माध्यम से भी रोज़गार मिल रहा है। नोएडा में क्राइम सबसे बड़ा गंभीर विषय रहा है। हालाँकि अब रोड क्राइम कम होकर के कहीं साइबर और जो प्रॉपर्टी फ्रॉड जो बढ़ गए हैं, तो उस दिशा में हम क्या काम कर रहे हैं और हम आगे क्या। देखिए, जो ये गुंडे बदमाशों का प्रदेश माना जाता था, ख़ास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ये गौतम बुद्ध नगर, आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, आज लोग, विश्व के लोग यहाँ निवेश करने आने लगे हैं। लोगों के दिल में एक भयमुक्त वातावरण का विकास हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि आज कानून व्यवस्था की स्थिति देश के कई हिस्सों से बेहतर है। हाँ, ये मैं मानता हूँ, जब भी औद्योगीकरण होता है, जब भी कोई ऐसे शहर बसते हैं, तो उन शहरों में साइबर क्राइम और ये बढ़ते हैं। लेकिन उन पर भी कंट्रोल करने के लिए हमारी पुलिस व्यवस्था, कमिश्नरेट व्यवस्था आने के बाद इस क्षेत्र में बहुत बड़ा कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, सभी जगह जो तीनों जगह हैं, यहाँ पे फ्लैटों का मायाजाल फैला है। लोग फ्लैटों में रह रहे हैं, पूरी जीवन भर की गाढ़ी कमाई लगाती है, लेकिन आज भी रजिस्ट्री के लिए जो है वो लोग धक्के खा रहे हैं। आधे से ज़्यादा लोगों के फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं, तो उनकी मांग है ये, और मतलब ये कब तक हम कहें कि इसको कैसे पूरा हो सकता है? देखिए, ये बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये दर्द हमें पिछली सरकारों का दिया हुआ है। जब 10% ज़मीन की कीमत लेकर उन्होंने बिल्डरों को पोजेशंस दे दी, अब वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं। कुछ जेल में हैं, कुछ जेल जाने के कगार पर खड़े हैं। एनसीएलटी का कुछ दुरुपयोग कर रहे हैं, कुछ कोर्ट के माध्यम से स्टे लिए हुए हैं। हमारी सरकार ने रेरा के माध्यम से, और आपको ध्यान हो ये विषय मैंने ही पार्लियामेंट में उठाया था, और उठाने के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत विश्वस्त अधिकारी अमिताभ कांत के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई, जिस समिति ने अपने सुझाव दिए और सुझाव उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत माने हैं। 25,000 से अधिक रजिस्ट्री खुलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है, और काम भी इसमें आगे जारी है। नोएडा में जैसे-जैसे नोएडा का विकास हो रहा है, वैसे ही किसानों से वार्तालाप हो रही है, किसानों का गतिरोध जो आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये आपकी नज़र में इसका क्या समाधान है? देखिए, किसानों की समस्याएं भी लंबे समय से लंबित हैं। मैं समझता हूँ कि इनमें से बहुत सारी मांगें वाजिब हैं। उन पर सरकार समाधान कर भी रही है, संज्ञान भी ले रही है, और चाहे कोर्टों के माध्यम से या जो विषय आए हैं, सरकार उनको तुरंत गति से संज्ञान लेकर उनका समाधान कर रही है। नोएडा में तमाम स्कूल्स हैं, त हर वर्ग का आदमी रहता है। तो ऐसे में कई बार ये है कि फ़ीस को लेकर के समस्या रहती है। तो क्या नोएडा में ऐसा हो सकता है कि जैसा दिल्ली में रेगुलेटरी नियम है, तो इसको कब तक मतलब किया नहीं, जाए, या फिर आप इस पे क्या नोएडा में भी समझें? एक बॉडी है जो फीस रेगुलेशन करती है, और समय-समय पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में बनी हुई समिति के माध्यम से फीस रेगुलेट की जाती है। मैं समझता हूँ कि देश एक मध्यम वर्गीय बहुत लोग रहते हैं, गरीब बहुत लोग रहते हैं, उनके लिए सरकारी कॉलेज भी बने हुए हैं, सरकारी स्कूल्स भी बने हुए हैं, और सरकार भी समय-समय पर इसमें संज्ञान लेती रही है। नोएडा अथॉरिटी की बात है,
बीच बीच में नगर पालिका की मांग उठती है, तो नगर पालिका बनानी चाहिए या फिर क्या इस पर? क्योंकि नोएडा अथॉरिटी में शहरों का विकास तो लगभग होता है, लेकिन गांव जो नोएडा के 81 गांव की बात करें तो वो कहीं ना कहीं लुप्त होते नजर आ रहे हैं। उनकी समस्याएं जो है उनका रिजोल्यूशन नहीं है अभी तक। देखिए, इस विषय पर एक होलिस्टिक और वृहद चिंतन की ज़रूरत है, जिसमें कानूनविद और इस विषय के स्पेशलिस्ट अपनी राय दें कि नोएडा के हित में क्या होगा। मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ, के बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा। आप सांसद होने के साथ ही प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, तो हेल्थ के मामले में बात करें तो नोएडा कितना प्रबुद्ध है? क्योंकि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ हैं, लेकिन अगर जो निचले तबके का आदमी है, वो कहाँ जाए और कैसे उसके लिए? नोएडा में स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएँ बहुत अच्छी हैं। सरकारी अस्पताल भी यहाँ बहुत अच्छा अस्पताल है, जहाँ लगभग 2500 पेशेंट रोज़ की ओपीडी भी को यहाँ देखा जाता है। इंडोर की व्यवस्थाएँ भी अच्छी हैं। कोरोना काल में भी यहाँ किसी तरह की हेल्थ केयर में, चाहे वो सरकारी हो, चाहे प्राइवेट में हो, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आई। बल्कि आस-पास के क्षेत्रों के लोग आकर यहाँ चिकित्सा सुविधाएँ लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय पेशेंट भी यहाँ पर मेडिकल टूरिज़्म के लिए भी यहाँ पर। लेकिन जैसा नोएडा सेक्टर 30 में ही हॉस्पिटल है, बिल्डिंग तो बहुमंजिला है, लेकिन आज भी वहाँ पे आईसीयू तक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप मतलब कब तक? और वो पिछले काफ़ी लंबे समय से मांग चली आ रही है। कुछ सुधार उसमें हुए भी हैं, कुछ सुधार अन्य भी होने बाकी हैं, लेकिन वह अस्पताल अगर हम पूरे प्रदेश के या देश के अस्पतालों में देखें तो एक बेहतरीन अस्पताल के रूप में है। एक और आखिरी सवाल कि इस बार आपके जो अपोजिशन में, सॉरी अगेंस्ट में हैं आपके, वो भी डॉक्टर हैं, तो आप किस तरीके से टक्कर मानते हैं? देखिए, डॉक्टर होना एक अलग विषय है, लेकिन जिस पार्टी से वो आए हैं, उस पार्टी का ना कोई इतिहास है, ना कोई भविष्य है। वो पार्टी के बारे में जो मशहूर है कि कानून व्यवस्था में ना विश्वास करने वाले वो लोग हैं, ज़मीन कब्ज़े दंगाइयों की पार्टी मानी जाती है वो। तो मैं समझता हूँ कि एक पार्टी का भी लोगों पे खाली स्वयं का डॉक्टर होना नहीं, उस पार्टी का इतिहास और भविष्य भी लोगों की नज़रों में है। इस लोकसभा चुनाव में कितनी सीट? देखिए, हम लोगों ने अपना मंज़िल रखी है कि 400 पार, और मुझे उम्मीद है कि उससे भी हम आगे जाएँगे। हमारे साथ थे डॉक्टर महेश शर्मा जी।